नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। सियासी गर्मी तूफान उफान पर है और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, जो बातें कल हम लोग कर रहे थे और आपने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर दिया था, अगर क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था ये तो रूटीन बैठक है, ललन सिंह ने कह दिया इस्तीफा हम मीडिया वालों से पूछ कर देंगे क्या, बीजेपी वाले मेरा इस्तीफा लिखेंगे क्या। और नीतीश कुमार ने जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या एनडीए के साथ आगे जाएंगे, तो वे खामोश हो गए थे, आगे बढ़ गए। और आज वो बातें हुई जो राजनीति में कही जाती है, जेडीयू के बारे में तो विशेष तौर पर कहा जाता है कि जो कहते हैं वह करते नहीं। कमिटमेंट के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में दूसरी अवधारणा है कि जब वह जनता से कोई वायदा करते हैं तो उस वायदे को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक फैसले वे कब और क्या लेते हैं। अब तो ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, मतलब आरजेडी के जो करीब थे वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हट गए। नीतीश कुमार स्वयं अध्यक्ष बन गए। उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, चुनावी साल है, नीतीश कुमार के पास लोगों का एक्सेस कितना कम है, इस बात को भी समझने की कोशिश है। और ललन सिंह जब हटे तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वे ही लोग हैं जो बीजेपी के साथ चलने के पक्षधर हैं। बात कही भी जा रही है, लालू यादव की ओर से दबाव। और देखिए, अब चुनावी साल में जब नीतीश कुमार स्वयं अध्यक्ष बने हैं तो यह भी देखना होगा आरजेडी, तो अब आरजेडी के साथ रिश्ता कितने दिनों तक रहता है यह देखने की बात है। लेकिन जेडीयू जिसके अध्यक्ष बने हैं स्वयं नीतीश कुमार, जिसे उन्होंने जन्म दिया, इतना आगे बढ़ाया, इतने लंबे वर्षों तक शासन किया, अब जेडीयू का पतन काल आया या जेडीयू का अस्तित्व बचा रहता है। खरमास के बाद 14 तारीख के बाद वो दिन भी शुरू होगा, शुभ दिन। और कहा जा रहा है नीतीश कुमार की राहें तो, हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूं कहें कि मीडिया के सामने स्वयं नीतीश कुमार आए नहीं। ललन सिंह ने कहा कि हम बीजेपी के साथ, हमारे जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़ेंगे। खैर, ललन सिंह तो बीजेपी के खिलाफ है। केसी त्यागी ने पार्टी का पक्ष रखा। किसी राजनीतिक, कठोर राजनीतिक प्रस्ताव की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वह भी देखने को नहीं मिला। लेकिन केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया अलायंस की बात की और 4 फैसले बताए कि नीतीश कुमार जन जागरण यात्रा पर निकलेंगे, जातिगत गणना की बात पूरे देश में होगी इंडिया अलायंस के तहत, इंडिया अलायंस में जो सीट शेयरिंग की बातें होंगी उसके लिए नीतीश कुमार अधिकृत किए गए, और संसद में जिन सांसदों का निलंबन किया गया उनका विरोध। लेकिन आज उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यदि वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर होते, अमित शाह के खिलाफ हमलावर होते, लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ अपनी दोस्ती को दोहराते तो बात बनती। तो इन सारी परिस्थितियों में आपका अभिमत क्या है, आपकी जानकारी क्या है? अजीत जी, आप तो दिल्ली में बैठे हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने जो कल बात की थी उसमें अगर अगर शब्द लगाते हुए ये बात हम लोगों ने कही थी और इस पर हम लोग सहमत हुए थे कि अगर जी, ललन सिंह का इस्तीफा हो जाता है और नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, इसका मतलब होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का रास्ता खुल गया जी, और अब वो बातचीत होने का रास्ता खुल गया और अब इस बात की संभावना बढ़ गई कि जनता दल यू का वापस एनडीए में जाना संभव हो जाएगा। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसका मतलब होगा कि यथास्थिति बनी रहेगी। हम लोगों ने कल इसी पर कंक्लूड किया था, यहीं पर हमारी बात खत्म हुई। बिल्कुल। तो जी, अब ललन सिंह का इस्तीफा हो गया। जो एक पेच था, जो एक रास्ते में बाधा थी, और वो बाधा ऐसी नहीं थी कि अगर नीतीश कुमार कह देते तो ललन सिंह उनकी बात नहीं मानते। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोई फैसला करती तो ललन सिंह उस फैसले के साथ जाते। लेकिन एक नैतिक बाधा होती है,
एक दूसरी तरह की समस्या होती है राजनीति में, अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता बची हुई है, तो सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ अगर किसी ने स्टैंड लिया था तो वो ललन सिंह थे। नीतीश कुमार बगैर अपने सीबीआई ईडी से डरे हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिना डरे हुए उससे पार्लियामेंट का उनका भाषण हो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, उनके बयान हो, आप कल तक का बयान देखिए, कल भी वो मीडिया को अटैक कर रहे थे, उससे ज्यादा वो बीजेपी को अटैक कर रहे थे। वो बीजेपी पर जी। तंज कर रहे थे कि बीजेपी ने किस तरह से गला घोंट रखा है मीडिया का और मालिकों का, और वो कल भी बीजेपी के ऊपर हमलावर थे। नीतीश कुमार या दूसरी उनकी पार्टी के दूसरे किसी बड़े नेता का कोई बयान आपको देखने में नहीं मिलेगा कि वो नरेंद्र मोदी को लेकर के या अमित शाह को लेकर के या बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर के कोई विरोध कर रहा है। जी। तो जिस जिस व्यक्ति ने जो चेहरा था विरोध का प्रतीक, उस चेहरे को हटाना ये पहला चरण था, ये पहला फर्स्ट फेज है जो कंप्लीट हो गया कि ललन सिंह अब नहीं है। बीजेपी को भी अगर बात करनी है तो ये अगर उनके रहते बात होती तो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये सवाल उठाते कि भाई अभी ये तो आपके खिलाफ इतने मुखर थे, इतना इतना ज्यादा बोल रहे थे, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो वो एक बाधा हटानी थी, प्रतीकात्मक रूप से वो बाधा एक हट गई। अब नीतीश जी। कुमार के हाथ में कमान है, लेकिन पहले दिन अध्यक्ष बनने के बाद पहले दिन नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। ये अपने बिल्कुल। आप में इसके इसके दो मतलब हैं। एक तो उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है वो आगे भी लिमिटेड रहेगा। वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से ललन सिंह इंटरेक्ट करते थे या जिस तरह से पहले आरसीपी सिंह करते थे। बतौर अध्यक्ष वो बहुत इंटरेक्ट नहीं करेंगे मीडिया के साथ, और उसके कई कारण हो सकते हैं। उनकी सेहत को लेकर के जो बातें हैं वो भी हो सकता है, या कोई ऐसी बात वो न कह जाए जो अभी नहीं कही जानी चाहिए थी। तो एक उनका उनका वो लिमिटेड रहेगा अपीयरेंस मीडिया के सामने। दूसरा एक कारण उनके नहीं आने का ये है क्योंकि अगर वो सामने आते तो उनको एक दो टूक स्टैंड लेना होता है। वो कल की तरह, जिस तरह पटना में वो इवेट कर गए, जो सवाल टाल गए बीजेपी के साथ जाने का, एनडीए में लौटने का जो सवाल टाल गए, वो सवाल जी। वो दिल्ली की मीडिया के सामने नहीं टाल सकते थे। ये पटना का मीडिया उनसे पूछ रहा था और वो चलते चले गए। उस समय स्थिति भी ऐसी नहीं थी, ये प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती, बैठ करके उनको जवाब देना होता। और जो चार चीजें उन्होंने कही उसमें अब वो जन जागरण करेंगे, वो यात्रा करेंगे, उसका सवाल नहीं था। अगर जी। सवाल ये था कि इंडिया के साथ वो हैं तो इंडिया में उनको क्या पद मिलेगा, क्या उनको संयोजक बनाया जाएगा, क्या वो सीट बंटवारा अभी करने जा रहे हैं, जो एक एक डेडलाइन दी गई थी ज्ञानेश्वर जी की 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा कर लेंगे। तो आज हम लोग 29 दिसंबर को बात कर रहे हैं, अब 2 दिन में क्या सीट बंटवारा होने जा रहा है? कोई सीट बंटवारा तो होने नहीं जा रहा है। लेकिन इस पर भी सवाल होता, जवाब देना होता। कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ संबंधों पर जवाब देना होता। उनको ये बात दोहरानी होती, उनसे तेजस्वी यादव के बारे में पूछा जाता, उनसे इस दबाव के बारे में पूछा जाता कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात हो रही है, तेजस्वी को सीएम बनाने की बात हो रही है। तो इन तमाम सवालों का उनको जवाब देना होता। तो उससे जी। बेहतर था कि वो न आए और पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बड़े अनुभवी और बातों को जिस तरह से घुमा देने की कैपेसिटी रखने वाले केसी त्यागी बैठे और उन्होंने गोलमोल सब जगह बातें कर दी। अयोध्या के राम मंदिर की भी बात कह दी उन्होंने, विपक्ष के गठबंधन इंडिया की भी बात कह दी उन्होंने, सब सारी बातें उन्होंने कह दी। फूलपुर की बात भी कह दी। हाँ, उसके फूलपुर की बात कह दी। उससे कोई निष्कर्ष, आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जी। तो इसका मतलब कि ये एक पोजिशनिंग हो गई मीडिया के सामने। देखिए, हम्म। कोई अभी इंडिया का तो अपने आप में कोई ठीक ठाक हिसाब नहीं दिख रहा है। आज आज ही मैं जो महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने कह दिया कि आप जीरो से शुरू करिए, आपके पास एक भी एमपी नहीं है। 48 सीट में वो कह रहे हैं कि हम 23 सीट लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई तालमेल नहीं करेंगे। तो वो तो अपने आप में ही वहां इतने कंट्राडिक्शंस हैं। उस कंट्राडिक्शन के बीच में नीतीश कुमार को तो पहले से ये लोग तो कमिटेड हैं, बीजेपी के विरोधी लोग, जबकि जी। नीतीश कुमार की तो एक लाइन कहीं ना कहीं कट रही है बीजेपी के साथ। तो इंडिया के साथ उनकी कितनी बात बनेगी ये हम भी जान रहे हैं। आपको पता है कि संयोजक बनने को लेकर के, प्रधानमंत्री का चेहरा बनने को लेकर के इंडिया का जो अलायंस है अपोजिशन का, उसमें खटपट हो गई है नीतीश कुमार को लेकर के। और जी। उनके मन में एक आशंका भी पैदा हो गई है कि जिस व्यक्ति के साथ इंडिया अलायंस के की पार्टियां, कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा कंफर्टेबल थे, ललन सिंह, वो हट गए, अब वो अध्यक्ष की हैसियत में नहीं है। तो बाकी जिनके साथ बात करनी है उनकी मंशा पर तो कांग्रेस को पहले से संदेह है कि ये लोग बीजेपी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस किसके साथ बात करेगी? आरजेडी के लोग किसके साथ बात करेंगे? अभी जिस तरह का कंफर्ट लेवल पिछले 2 साल में, 1.5 साल में सत्ता में आने के बाद जिस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव का ललन सिंह के साथ बना था, वो तो अब खत्म हो गया। जी। अब वो लोग अगर उनको बात करनी है अशोक चौधरी से, विजय चौधरी से, संजय झा से, तो वो कैसे बात करेंगे?
उन सबको भी पता है कि इन लोगों की ये तमाम जो नेता है, जो पीयर ग्रुप है नीतीश कुमार का, वो मोटे तौर पर इस बात को लेकर के सहमत है, मन बनाया हुआ है कि बीजेपी के साथ जाना है, क्योंकि उधर बीजेपी के साथ उनका भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। एमपी चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाया जाए। तो जी। ऐसी स्थिति में अभी आज जो कहा गया है उसको हम्म। फेस वैल्यू पर लेने की जरूरत नहीं है कि जी। हम जाति गणना देश भर में कराएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। जाति के मसले हम्म। पर तो बीजेपी ने खुद ही कंफ्यूजन बना के रखा है। अमित शाह ने भी कहा है कि हम जाति गणना के विरोध में नहीं है, हम जाति गणना के खिलाफ नहीं है। बिहार में जो जाति गणना का फैसला हुआ उसमें हम साथ में थे। तो अब आप कराइए। उसकी पार्टी के हम कई नेता, उत्तर प्रदेश में भी कई नेता मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मांग हो रही है, कई नेता मांग कर रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। तो अब जी। ये तो कंट्राडिक्शन नहीं है एनडीए इंडिया के साथ, ये एनडीए के साथ, हम्म। बीजेपी के साथ इस पर तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं होगा। आप भी कराना चाह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम विरोध में नहीं है। तो इस पर तो रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आकर के कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो अच्छा, सांसदों के जो निलंबन का मामला है वो एक मामला है, लेकिन उस पर अब क्या, अब तो निलंबन खत्म होने वाला है उनका। जो सांसद बिल्कुल। निलंबित हुए उनका निलंबन तो सत्र खत्म होने के साथ ही उनका निलंबन समाप्त हो जाना चाहिए था। ये पहली दफा हो रहा है, पहली दफा ज्ञानेश्वर जी हो रहा है कि सत्रावसान नहीं हुआ है लोकसभा संसद का। अभी सत्र हम्म। समाप्त होने के एक हफ्ते बाद तक सत्रावसान नहीं हुआ है। इसी वजह से तमाम जो जो सांसद निलंबित हुए उनका निलंबन भी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन जी। राष्ट्रपति के से प्रोरोग हो जाएगा, सत्रावसान हो जाएगा, उनका निलंबन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जब निलंबन समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या आंदोलन करेंगे? जब निलंबन था, जब संसद में सब लोग निलंबित थे, तब तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। अरे कोई देखिए अजीत आंदोलन जी, नहीं। आंदोलन की जो बात है, आंदोलन की बात है। जेडीयू मूलतः बिहार की पार्टी है, ठीक है। ये ऐलान किया गया है कि झारखंड से उनकी यात्रा शुरू होगी। लेकिन आज मैं जिस बात की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले महीने कहा था कि स्पेशल स्टेटस को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभियान की शुरुआत करें, तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बिहार को लेकर कम से कम ये प्रस्ताव तो पारित हो सकता था, जिसे लेकर नीतीश कुमार कह चुके थे। और जब ये प्रस्ताव पारित होता तो बीजेपी असहज स्थिति में होती, बिहार के लोग बातें करते, लेकिन यह प्रस्ताव भी नहीं। तो पूरा खेल नीतीश कुमार का मीडिया के सामने नहीं आना। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं, तो आज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार ही नहीं आए, जबकि वो मीडिया फ्रेंडली मान जाते हैं। तो बात वही हो गई ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो खेल हो खेल। जाएगा। हाँ। ये तो ये पर्दा तो हम समझना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस बार क्या तर्क देंगे, महागठबंधन से अलग होने का, या फिर बीजेपी क्या कहेगी कि हम नीतीश कुमार के साथ फिर क्यों आ रहे हैं। कुछ तो कुछ कहना होगा ना। सिर्फ यह कह दे, सिर्फ यह मान लेने से, या सभी लोग जानते हैं चुनावी फायदे के लिए दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे, लेकिन तर्क क्या गढ़े जाएंगे, तर्कस के तीर क्या निकलेंगे। देखिए, अब ज्ञानेश्वर जी एक बात समझिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को कहीं भी असहज स्थिति में नहीं डाला है। जी। अगर वो विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पास करते और उस पर आंदोलन करने की बात करते और जिस तरह के वो दस्तखत अभियान चलते हैं और वो तमाम चीजें होती हैं, अगर वो करते तो बीजेपी असहज होती। तो उन्होंने जी। बीजेपी को असहज स्थिति में नहीं डाला है, बल्कि हम्म। ये रास्ता खुला रखा है कि इस मामले पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अब आप सिंपल इस बात को समझिए कि अब नीतीश कुमार के बारे में अभी क्या है, अभी उनकी ऑबिचरी लिखी जा रही थी कि अब खत्म हो गए। उनको, नीतीश हम्म। कुमार को लालू यादव भी दबा देंगे। लालू यादव का प्रेशर है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, बीजेपी का भी प्रेशर है कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, हमारी शर्तों पर समझौता करिए। बीजेपी की शर्तें अपनी हैं और लालू यादव की शर्तें अपनी हैं। वो सारी शर्तें अपनी जगह है। अब आप हम्म। नीतीश कुमार की स्थिति समझिए कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहते हैं और अभी सरकार चला रहे हैं, तो कोई हम्म। आदमी उनको कैसे हटाएगा? नहीं। कोई आदमी कैसे हटाएगा? क्या लालू यादव अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार से? अगर जी। नीतीश कुमार, जिस तरह का प्रेशर है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए, अगर वो नहीं बनाते हैं, तो क्या लालू हम्म। यादव समर्थन वापस कर लेंगे? तब तो नीतीश कुमार के हाथ में बाजी लग जाएगी। फिर फिर तो किस मुंह से फिर वोट मांगने जाएंगे कि सेकुलर वोट मांगने और इंडिया की राजनीति करने जाएंगे लालू यादव, अगर एक हम्म। इंडिया गठबंधन की सरकार गिरा देते हैं वो तो। ये जी। तो इंडिया अलायंस की सरकार है ना, ये महागठबंधन की सरकार है, विपक्षी गठबंधन की सरकार है, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट
6 पार्टियां हैं। जी, जी। इस पार्टी की सरकार अगर गिर जाती है लालू यादव के समर्थन वापस लेने से, तो इसका ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? लालू लालू यादव पर? यादव के ऊपर इसका ब्लेम जाएगा। वो सेकुलर वोट के बीच उनकी इमेज साख खराब होगी, पूरे देश में साख खराब होगी कि उन्होंने एक अच्छी भली चलती हुई सरकार गिरा दी। उनके ऊपर यह जी। आरोप लगेगा कि उन्होंने यह काम बीजेपी के दबाव में किया है, जेल जाने से बचने के हुँ, लिए किया है, अपने अपने बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए उन्होंने किया है। तो जी। अब तो अभी तक जो ये लग रहा था कि अब नीतीश कुमार को ये लोग रगड़ देंगे, नीतीश कुमार को तो अब छोड़ना ही पड़ेगा, नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे, जाके पटना में चुपचाप अगर बैठे भी रहेंगे, तो उनको कौन हुँ, हटाएगा? बिल्कुल। तो अब इसका मतलब कि नीतीश कुमार के तर्कस में अभी भी बहुत सारे तीर रहते हैं, हमेशा उनके तर्कस में तीर रहते हैं, जो वो मौके पर निकालते हैं। और उनको हुँ, पता है कि वो नीतीश को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तब भी आरजेडी समर्थन वापस लेकर के उनकी सरकार नहीं गिराएगी। और जी। अगर आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ करके और उनको कमजोर करने की कोशिश करती है, फिर उनको बहुत वैलिड बहाना होगा बीजेपी के साथ जाने का। हुँ, अगर इस बीच में केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाता है, लालू यादव पर शिकंजा कसता है, तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड बनता है इनके जाने का। अगर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के कोई पर्दे के पीछे से बात होती है और कोई बड़ा पैकेज अनाउंस हो जाता है, तो वो भी बहुत वैलिड रीजन है। तो नहीं, बिहार पे बीजेपी कृपा दिखने लगी है, बिहार पर कृपा दिखने लगी है। अभी अभी दिघा-सोनपुर रेल ब्रिज के लिए रोड ब्रिज के लिए 6 लेन मतलब हज़ारों करोड़ रुपए दिए गए, 44 महीने या 42 महीने का समय तय किया गया, वो कृपा दिखने लगी है। बिल्कुल, वो टोटल 5,500 करोड़ रुपया बिहार और नॉर्थ ईस्ट का है, जिसमें जी, 3,064 करोड़ की वो प्रोजेक्ट है, दीघा सोनपुर 6 लेन का पुल एक। तो जी, वो जी, कहा जी। और उसको एकदम रिकॉर्ड टाइम में पूरा करना है, तो इस तरह की कुछ हुँ, और घोषणाएँ हो जाएँगी, कोई पैकेज दे देंगे जिसकी जो हुँ, एक वैलिड ग्राउंड हो सकता है जाने का। तो अब नीतीश कुमार अभी बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन में है। उनको कुछ भी हुँ, अपनी तरफ से स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो खतरा दिख रहा था कि आरजेडी उनकी सरकार गिरा सकती है या सरकार विधायकों को तोड़ सकती है, वो नहीं होने वाला है। अब डिसीजन इनको करना है, नीतीश कुमार को करना है। जी, तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि वो बीजेपी के साथ अगर बात करते हैं तो बार्गेनिंग के लिए जब टेबल पर बैठे तो 19-20 का फर्क हो। ये नहीं हो कि वो हुँ, बहुत नीचे बैठे हैं और सामने वाला बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे। या आरजेडी के जी, साथ कोई बातचीत होती तो वो बराबरी पर हो। तो अब वो हुँ, बराबरी पर है नीतीश कुमार। आरजेडी उनकी सरकार अभी नहीं गिराने जा रही है, कोई समर्थन वापस नहीं लेने जा रहे हैं लोग। लेंगे तो उसका जवाब देना होगा जनता को, अपने वोट को, अपने कोर हुँ, वोट को जवाब देना होगा। इंडिया के तमाम अलायंस पार्टनर्स को जवाब देना होगा। हुँ, अब नीतीश कुमार बात करेंगे और वो बात जी, किससे करेंगे वो आपको पता है। उनको अपनी पार्टी का भविष्य देखना है। उनको सिर्फ ये नहीं देखना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, वो अपने उत्तराधिकारी बनाए। उनका भविष्य उनका सरोकार नहीं है। उनका हुँ, सरोकार है कि अपनी पार्टी कैसे बचेगी। अभी 16 एमपी हैं उनके। ये संख्या जी, उनको पता है। वो एक बार मुंह जला चुके हैं 2014 में जब उनके 2 एमपी आए थे। तो उस स्थिति में फिर न पहुंचे पार्टी, उनकी पहली चिंता ये है। तो उस चिंता में वो बेटर प्रोपोजिशन अपने लिए देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्थिति है कि उसको भी बेटर प्रोपोजिशन दिख रहा है, अकेले जाने की बजाय, छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाने की बजाय जेडीयू के साथ उसको बेहतर संभावना दिख रही है। और हम पहले भी एक बार आपको बताए हैं, यहाँ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो सी वोटर का जी, सर्वे है, उस सर्वे ने हुँ, बीजेपी को चिंता में डाला हुआ है। उसको पता है कि 39 एनडीए की सीटें थी, वो 18-19 रह जाएंगी। 20 सीट का नुकसान एनडीए का, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उसको बीजेपी को एक जो धारणा के स्तर पर पहले तो होगा और उसके बाद एक बड़ा झटका होगा एनडीए के लिए, ओवरऑल बीजेपी के लिए। तो अब जी, ये स्थिति है कि अब बार्गेनिंग चिप जो है नीतीश कुमार के हाथ में भी है और बीजेपी के हाथ में भी है। अब दोनों को जो शर्तें हैं, जो चीजें हैं, जो बाधाएं हैं, हम लोग जो बात किए हुए हैं कि नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी और लोकसभा विधानसभा चुनाव का क्या होगा, सीएम डिप्टी सीएम का क्या होगा, ये चीजें तय करनी है, निटिग्रिटी तय करनी है। अब सिद्धांत रूप में बहुत कुछ ज्यादा उसमें नहीं है तय करने का। जो जो ललन सिंह ने कल तेवर दिखाए थे, वो हुँ, तेवर हुँ, भी लिए था कि जेडीयू की बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी मजबूत हो। पार्टी जी, के अंदर बीजेपी को ये मैसेज जाए कि पार्टी इतना स्मूथ सेलिंग नहीं है कि वो लोग बैठे हुए हैं अपन पलक पावड़े बिछा करके कि बीजेपी जब आए बात कर रहे हैं तो हम बात कर लें। वहां हुँ, भी हुँ, विरोध है। और ये मैसेज जी, नीतीश कुमार दिलवाते रहेंगे, ललन सिंह के जरिए, एक आध किसी और के जरिए, इंडिया की अलायंस की बात करके,
सांसदों के उसकी बात करके, कुछ इस तरह की बातें करके वो एक तरह का मैसेज बीजेपी को देते रहेंगे ताकि बार्गेनिंग कैपेसिटी थोड़ी मजबूत होती रहे। ये न रहे कि वो सरेंडर कर गए और बीजेपी अपनी शर्तों पर बात मनवा ले उनसे। तो बिल्कुल। इसके लिए कल एक पोजिशनिंग की थी ललन सिंह ने कि बीजेपी इस तरह से हम्म। मीडिया को प्रमोट कर रही है। वो पोजिशनिंग, आज की जो पोजिशनिंग है, वो एक साथ इसके लिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार दिखाना, वो इसके लिए एक पोजिशनिंग की गई है कि बीजेपी को ये पता चले कि अगर प्रोस्पेक्ट बिगाड़ने पर उतरेंगे नीतीश कुमार तो सिर्फ बिहार में नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं और झारखंड में भी कर सकते हैं। झारखंड में भी कर सकते हैं जी। कोई आदमी ब्रह्मा जी नहीं है जिसको पता हो कि 2024 में हम जीत ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितने भी कॉन्फिडेंस में हो, लेकिन वो भविष्य नहीं देख रहे हैं। जी। और इस आदमी का दांव पर लगा होता है ना, चिंता असली उसको रहती है। अखाड़े के बाहर के पहलवानों को बहुत दांव दिखता है। तो अभी अखाड़े के बाहर बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के पहलवान लोग हैं, बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के या झारखंड में, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की जरूरत क्या है और बीजेपी का तो ऐसा जलवा है, अभी 3 स्टेट जीते तो सब जीत जाएंगे। उनका कुछ भी दांव पर नहीं है। जो कुछ हम्म। दांव पर है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। तो उनको डिसीजन बिल्कुल करना है सही बात। और उनके तो लिए ठीक है एक जी एक जी। सीट एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज जो घटनाक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार का मीडिया के समक्ष नहीं आना, और फिर जो आप बात कह रहे हैं कि जनता से संवाद में कितना कर पाएंगे, सेहत भी है, तो पहला प्रमाण तो मिल गया कि वे बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि मीडिया के सामने आते तो उन्हें बोलना पड़ता। दूसरी बात, जब एनडीए के साथ अलायंस की बात हो रही है, माइनस नीतीश कुमार, जब एनडीए की बात होती है या एनडीए आज है और सीट बंटवारे की चर्चाएं चलती रही हैं, तो कहा यह जा रहा था कि बीजेपी इस बार कम से कम 29 सीटों पर, 40 में से 29 सीटों पर वह स्वयं चुनाव लड़ना चाहती है। 29 6 सीट चिराग और पारस के खाते में। अब 4-2 का बंटवारा होता, 5-1 का बंटवारा होता, ये अलग बात। 29-6-35, 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और 2 सीटें जीतन राम मांझी को। ये कॉरिडोर्स में चर्चा, इस बंटवारे की चर्चा, फार्मूले की चर्चा, चिराग पासवान की सहमति नहीं है, यह दूसरी बात है। और जीतन राम मांझी को दूसरी सीट मिल जाएगी तो लॉटरी लग जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की बात शायद अमित शाह से भी हुई है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार आ जाएंगे तो न तो बीजेपी के लिए इतनी सीटें बचेंगी लड़ने के लिए, और न ही इतनी सीटें चिराग और नीतीश के रिश्ते क्या हैं, यह भी सभी को पता है। तो वैसी स्थिति में जो आपने कहा कि देखिए, और सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी भी थोड़ी घटी है, तो फिर सीटों के बंटवारे में तो नया फार्मूला ही निकालना होगा। और अब तो ललन सिंह है नहीं, नीतीश कुमार ही अधिकृत किए गए हैं बातचीत के लिए, अब आरसीपी सिंह भी नहीं है। अब तो लगता है जिम्मा अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी को ही मिलना है। क्या फार्मूला हो सकता है, क्योंकि अभी तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव है। देखिए, अभी एक तो ये जो हम लोग कल से 2 पेच की बात कर रहे हैं, 2 बाधाओं की बात कर रहे हैं। एक तो जी। मुख्यमंत्री पद, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री रहें। जी। तो बीजेपी को भी, बीजेपी चाह अभी जो पोजिशनिंग है वो ये है कि नहीं, मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। लेकिन बीजेपी को भी पता है कि उनका वोट अगर ट्रांसफर कराना है तो तो मुख्यमंत्री उनको बने पावर रहना। में रखना, उनको मुख्यमंत्री रखना जरूरी है। जी। नीतीश कुमार, दूसरी बाधा, नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव साथ में हो जाए। जो हमने आज बात सुनी है, जी। हम अभी आपके साथ बैठने के पहले हम उधर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ ही थे और कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। आज जो जी। बात हमने सुनी है उसमें ये एक बात निकल के आई है कि नीतीश कुमार अगर दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो नीतीश कुमार पिछली बार के मुकाबले बहुत कम सीटों पर लड़ने को तैयार है। अच्छा। लोकसभा की बहुत कम सीटों पर लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि विधानसभा में उनको ज्यादा सीटें चाहिए। अच्छा। तो ये एक फॉर्मूला अगर दोनों चुनाव साथ में होते हैं, अब ये सब चीजों पर हमने कहा ना कि निटी-ग्रिटी की बात होगी। हमने जो नंबर सुना वो नंबर ये है कि नीतीश कुमार लोकसभा की 10 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं कि हम 10 सीट लेकर के राजी हैं, लेकिन अच्छा। लेकिन विधानसभा में हमको 125 से 130 सीट चाहिए। तो अब अच्छा। उनको भी पता है कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी। विधानसभा में फिर अगर ऐसा फॉर्मूला कोई बनता है तो बीजेपी को जो दूसरे सहयोगी पार्टियां दूसरी, उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी 100 सीट से कम तो किसी हाल में नहीं लड़ेगी। तो फिर कहां से बिल्कुल दूसरे नहीं। लोगों को आप सीटें देंगे? तो ये फॉर्मूला तो नहीं होगा, लेकिन एक तरह का एक पहला ऐसी मोल भाव शुरू होता है।
तो फिर ये होगा कि लोकसभा में भी 2 सीट बढ़ा दीजिए, तो विधानसभा में 10 सीट और कम कर दीजिए। ये जी। प्रोपोज़िशन उस समय का है जब दोनों चुनाव साथ में होते हैं। हुँ, अगर हुँ। दोनों चुनाव साथ में नहीं होते हैं, तो लोकसभा चुनाव का जो फ़ॉर्मूला बनेगा, उसमें हम लोगों ने पहले संभवतः बात की थी या नहीं की थी, लेकिन 14 सीट पर नीतीश कुमार राजी होंगे लोकसभा की। 14 सीटों पर। 14 सीट पर वो उस पर राजी होंगे अगर विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं होता है तब। जी। तब फिर बीजेपी को अपनी 20 सीट लड़ने की जो उसकी जिद है वो छोड़नी पड़ेगी बीजेपी को। नीचे हुँ, बीजेपी की सीटें पिछली बार 17 लड़ी थी, उससे एक ज्यादा लड़े, 18 लड़े, 19 लड़े, हुँ, लेकिन बीजेपी का हुँ। पहला जो एक बातचीत थी वो था कि 20 सीट बीजेपी लोकसभा में लड़ेगी, 10 सीट नीतीश कुमार लड़ेंगे और 10 सीटों में बाकी अलायंस के जो पार्टनर हैं उनको दिया जाएगा। अब जी। ये भी संभावना एक जताई जा रही है कि जो एक अलायंस पार्टनर हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी वापसी हो सकती है जनता दल यू में। हम लोगों ने अच्छा, जब पहले एक बार ये चर्चा की थी तो इसको लेकर के कई बिल्कुल। तरह की बातें हुई थी, लेकिन ये संभावना अभी भी है कि वो वापसी कर सकते हैं। जो उनकी हुँ, भी दिक्कत थी, वो दिक्कत क्या थी कि आरजेडी के साथ मत रहिए और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष न रहे। यही 2 दिक्कत थी, हुँ, उनके सामने भी ये 2 वो 2 इस इन 2 बातों से उनको परेशानी थी। अगर वो वापसी कर लेते हैं जेडीयू में, तो एक हुँ। अलायंस पार्टनर तो ऐसे ही कम हो गया, जिसको 1 या 2 सीट देनी पड़ती है अलायंस में, वो सीट एडजस्ट हो जाएगी जेडीयू के खाते में। जी। क्योंकि बीजेपी को मुकेश सहनी को भी अपने साथ ले आने की बात करनी है, जेडीयू के मैं माफ करिएगा बीजेपी को। बीजेपी के नेताओं की हुँ, हुँ। बात हो रही है उनके साथ और दिल्ली में मुलाकातें भी हुई हैं और वो दक्षिण की यात्रा पर गए हैं। आने के बाद उनकी फिर से मुलाकात होनी है। तो जी। वो भी उनको भी लाने की बात है बीजेपी के एनडीए हुँ, में। तो इसके हुँ, लिए हुँ। 10 सीट का एक फॉर्मूला था, लेकिन वो 10 सीट का फॉर्मूला नहीं चलेगा अगर विधानसभा का चुनाव साथ में नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी। को 12 से 14 सीटें नीतीश कुमार को मान के चलिए, 18 सीट बीजेपी को मान के चलिए और उसके बाद बाकी 3 अलायंस पार्टनर में आप जो 6-3, 6-2-1 या 6-2-2 इस तरह से सीटें बटेंगी। बाकी सारे एक नया फॉर्मूला बनेगा। पहले जो हुँ, 29 हुँ। सीट नीतीश कुमार नहीं आते तो 29 क्या 30 भी सीट लड़ सकती थी बीजेपी। उसने तो जी। पहले 30 सीट का रखा था, लेकिन उनके हुँ, आने के बाद ये फॉर्मूला बदल जाएगा और विधानसभा चुनाव साथ में हुआ तो दूसरा फॉर्मूला होगा, विधानसभा चुनाव अलग हुआ तो दूसरा फॉर्मूला होगा। और उसमें ठीक है। दोनों तरफ से बार्गेनिंग होगी और दोनों तरफ से अभी हमले भी चलते रहेंगे। आप देखिएगा ज्ञानेश्वर जी, अभी कोई शांति नहीं होने वाली है और हुँ, इससे हुँ। जनता को कोई भ्रम में नहीं होना चाहिए है कि अरे ये तो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को तो कैसे साथ में आएंगे। जी। जेडीयू की तरफ से भी हमले होंगे और बीजेपी के तरफ से जो प्रॉक्सी वार है वो चिराग पासवान ने शुरू कर दिया। आज आपने देखा ही कि हुँ, प्रॉक्सी हुँ, लड़ाई जो बिल्कुल। है उन्होंने शुरू कर दी। अब वो चुनौती दे रहे हैं हुँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को क्या चुनौती देना है? नीतीश कुमार तो लड़ ही रहे। नीतीश हुँ, कुमार वो अभी वो एक एक एकदम बिना उसकी बात थी, बिना कोई आधार की बात थी कि आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को, आप कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ के सामने के दरवाजे से आइए। नीतीश कुमार हमेशा चुनाव लड़ के सामने के दरवाजे से ही आए हैं। नीतीश हुँ, कुमार को वो कभी कोई किसी ने लोग अगर किसी को ये भ्रम में है कि कृपा करके बनाया हुआ है, तो आप मत बनाइए, उनकी अपने बना लीजिए। कोई बना जी। सकता है क्या? बना हुँ, सकती होती बीजेपी तो बना लेती या आरजेडी बना सकती होती तो बना लेती। हुँ, हुँ। तो बना तो नहीं सका कोई। तो आपने उनको अब आप ये कहिए कि वो कोई एकनाथ शिंदे हैं, जिनको बीजेपी ने कृपा करके बनाया हुआ है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है जिनको कृपा करके बनाया हुआ है। जी, नीतीश कुमार बिल्कुल। के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। हुँ, हुँ। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए ये कह के वोट मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कि इनको मुख्यमंत्री बनाइए जी। और चिराग पासवान उनको हराने के लिए लड़ रहे थे। तो एक जो प्रॉक्सी वार है बीजेपी की तरफ से वो चिराग पासवान लड़ेंगे, कोई और भी आ सकता है, जीतन राम मांझी भी आके लड़ेंगे, हुँ, वो भी हुँ, हुँ। कहते हैं। और इधर से भी ललन सिंह लड़ेंगे, एक आध आदमी और लड़ेगा। एक दूसरे पर हमले होंगे, एक दूसरे की आलोचना होगी और पर्दे के पीछे बातचीत चलती रहेगी। ये आलोचना इसलिए होगी क्योंकि बेटर डील हासिल कर सके, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन सके, इसके लिए होगा ये सब। चलिए बेटर डील हासिल कर सकें। लेकिन एक बड़ा सवाल और अंतिम सवाल इस संवाद में हम लेते हैं कि लालू और तेजस्वी की रणनीति अब क्या होगी? अब क्या करेंगे? 2024 तो उनके लिए मुश्किल हो ही जाएगा जब नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे। लेकिन अब वे इन हालात से कैसे निपटेंगे? उधर ईडी, सीबीआई का खतरा है, इधर सत्ता जाने का खतरा है। तो अब भविष्य उनका क्या और उनकी रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, अब उनकी रणनीति अभी जो उन लोगों ने रणनीति अपनाई थी, वो वो बहुत प्रीमैच्योर थी। इस हुँ, तरह से एकदम अपरिपक्व राजनीति थी वो कि आप नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, जबकि उन्होंने खुद ही कहा हुआ था कि 2025 में तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और इस जी। बार भी पहले की तरह इस बार भी वो एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड लेकर के गए थे
आरजेडी के साथ। जाति जनगणना जी करानी है, सामाजिक न्याय को और तेज करना है, अफर्मेटिव एक्शंस को और तेज करना है, आरक्षण बढ़ाना है, ये सब सोच करके गए थे वो। मंडल की राजनीति को हम्म, जिंदा करना है। और वहां गए तो दूसरे तरह से उनको आप ट्रीट करने लगे। सब आदमी, जो बीजेपी में भी एक आध लोग कहते थे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, आपने भी कहना शुरू कर दिया परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, दबाव कई जी तरह के डाले जाने लगे। तो वो एक अपरिपक्व और प्रीमैच्योर पॉलिटिक्स की वजह से आरजेडी आज खुद ही अपने जाल में फंसती दिख रही है। वो बैकफुट पर है, अपने जाल में फंसती हुई दिख रही है। तो उसका कारण ये है कि समय से पहले उन्होंने अपना दाव चल दिया। ऊपर से जी ये मैसेज भी एक है जो पता नहीं, मतलब अब यकीन करने का, तो पॉलिटिक्स में किसी चीज पर यकीन कर सकते हैं, किसी चीज पर नहीं कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो कहानियां हैं वो सच से ज्यादा स्ट्रेंज साबित होती हैं। तो एक बिल्कुल साजिश पूरी करने वाले जो लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर आरजेडी दबाव बना रही है नीतीश कुमार के ऊपर, कि उनको जी अपनी जान बचानी है और अपने लालू यादव को अपने बेटे की जान बचानी है, जेल जाने से बचना है। तो इसके लिए वो बीजेपी जेडीयू पर प्रेशर डाल रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को बैकफुट पर लाया जा सके और बीजेपी उनके साथ बेहतर डील कर सके। तो अब ये पता नहीं इस तरह की साजिश थ्योरी पॉलिटिक्स में, और लालू यादव जैसे जो सीजन पॉलिटिशियन है उसमें कितना उस दबाव में आते हैं, लेकिन ये भी एक चर्चा है। तो जी अब कुल मिलाकर के ये है कि अभी नुकसान में जाता हुआ सिर्फ एक दल जो दिख रहा है वो आरजेडी है, जिसके आरजेडी है। हाथ में सत्ता आई थी। 5 साल के बाद सत्ता आई थी। 17 में जी कुमार की वजह से, 15 में बिल्कुल नीतीश कुमार की वजह से सत्ता मिली थी। फिर 17 में गंवा दी, फिर वापस 2022 में नीतीश कुमार की वजह से सत्ता मिली, और जी उसको फिर अपनी अति महत्वाकांक्षा में कहें या अपरिपक्व सोच में कहें या दबाव में कहें, किसी बाहरी दबाव में, ये नीतीश जी कुमार को दबाव में लाने की कोशिश शुरू हो गई थी। ये जानते हुए भी कि नीतीश कुमार के पास हमेशा एक दूसरा रास्ता है। आरजेडी के पास बिल्कुल वो रास्ता नहीं है कि वो बीजेपी के साथ चली जाए, जी लेकिन नीतीश कुमार के पास हमेशा ये रास्ता है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा आप बहुत नीतीश कुमार के साथ अगर थोड़ा-सा समझौता कर लें वो, तो कल डील हो हम्म, जाए। थोड़ा-सा समझौता कर लें कि चलिए हम मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो कल समझौता हो जाए। तो कल ये बात समझौता हो जाए आरजेडी जी को समझनी चाहिए थी कि उनके ऊपर हम्म, दबाव डालने का कोई फायदा नहीं है। उनकी हम्म, कृपा से जो सत्ता मिली हुई है उसका लाभ उठाइए, उसमें अपनी पार्टी को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए, नया वोट जोड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस कोशिश को तेज करिए, नया वोट जोड़िए, अपना संगठन मजबूत करिए। अभी आपके साथ उम्र है, इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी लेकिन अब वो गलती हो गई है, अब हम्म, उसमें हमको वापसी नहीं दिख रही है। अब ये नहीं हो सकता है कि बाकी लालू आपको नहीं यादव, दिखेगी हाँ, तेजस्वी यादव, लालू यादव जाकर के फिर नीतीश कुमार को कहें कि नहीं चलिए, जैसा चलता है ऐसा चलने दीजिए। अब ये टर्निंग बैक नहीं है, क्योंकि चीजें मोशन में आ गई बिल्कुल हैं। चीजें मोशन में और आ गई हैं, ब्यूरोक्रेसी में संदेशा आ गया, फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं। शांत जी बिल्कुल तो अब तो मोशन में जब चीजें आ जाती हैं, तो फिर उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा बल लगाने की जरूरत है। उतना बड़ा बल कौन लगाएगा? जी जब हम्म, आप देखिए, जो चीज जिन चीजों से बात शुरू हुई थी कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा, तो इस्तीफा हो गया। जी उस इस्तीफे के साथ ही तो 2 बातें कही जा रही थी कि बीजेपी के साथ जाएगी जेडीयू। ललन सिंह का इस्तीफा होगा, नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, जेडीयू बीजेपी के साथ जाएगी। तो 2 चीजें तो सही हो गई कि ललन जी सिंह का इस्तीफा हो गया, जेडीयू के अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार। तो हम्म, अब तीसरी बात तो है, उस बात को जी लेकर बिल्कुल के जो चीजें निटी-ग्रिटी में तय होनी है, बिंदुवार जो चीजें तय होनी है, वो चीजें उनके यहाँ तय होंगी, दोनों पार्टियों के बीच तय होंगी। लेकिन अभी नुकसान में जाता दिख रहा है आरजेडी। और चूंकि अभी अगला चुनाव है लोकसभा का, और लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जेडीयू मिल के लड़ते हैं, और उनके साथ चिराग पासवान की भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, तो आरजेडी के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है। उसको चल अच्छा खासा वोट आएगा, 30%, 35% तक वोट आ सकता है। लेकिन जी दूसरी ओर लेकिन 40%, 45% वोट आएगा। तो तो 40%, आरजेडी 45। नुकसान हाँ बिल्कुल आरजेडी नुकसान में जाता हुआ दिख रहा है और नीतीश कुमार मतलब फायदे में ही दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वो सौदा करेंगे और यह जो आपने बात कही कि भाई तेजस्वी यादव को यह भूल नहीं करनी चाहिए थी लालू यादव को यह नहीं भूल करनी चाहिए थी कि नीतीश उनकी कृपा से है मानना यह चाहिए था कि तेजस्वी उनकी कृपा से डिप्टी सीएम बने हैं तो सत्ता बिहार मिले। अभी खबरों में रहेगा जी बिहार अभी खबरों में रहेगा और इन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी हम अपने दर्शकों से कहते हैं चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिएगा ट्विटर पर फॉलो कीजिए धन्यवाद अजीत जी को भी धन्यवाद